नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 जून 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 7 वर्डों के इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और जीके जीएस के भी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा। ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे छप जाते हैं। और कल देखिए, मजाकिया वे में मैंने ये बताया था कि चंद्रमा जो है घूर्णन करती है पृथ्वी का 27 दिन, 4 या कहीं कहीं 6 घंटा, कहीं कहीं 4 घंटा, कहीं कहीं 8 घंटा, तो और कहीं कहीं 28 दिन डायरेक्ट लिखे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आज छप गए, तो सभी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए थे? सब दिन बताते आए हैं 1 2 4 1 2 4, है ना, 1 2 4। इस प्रकार से भैया 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रांज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2 हो जाता, 2 सिल्वर जीते हैं यहाँ पे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए। 1 गोल्ड जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं भैया? भाला फेंक खेलते हैं। और ये कितने मीटर भाला फेंका था? आने वाले शिफ्ट में ये पक्का रख लो, काला जवान मेरा, है ना, आने वाले शिफ्ट के लिए रख लीजिएगा ये कितने मीटर जो है भाला फेंका था, है ना। तो ये 87.58 मीटर भाला फेंका था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा जो है डायमंड लीग 2022 जीत चुके हैं और 2023 में भी पदक प्राप्त किए हैं डायमंड लीग के अंदर, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रवि दहिया साहब, मीराबाई चानू जी, ये दोनों ने रजत पदक प्राप्त किए थे। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला था लेकिन 21 में कराया गया था। जैसा कि आप जानते हैं डिले जो हुआ था कोरोना के कारण हुआ था। रवि दहिया और मीराबाई चानू दोनों ने रजत जीता, लेकिन यहाँ पे जो खाता खुला टोक्यो के अंदर भारत का पदकों का, ये आपका मीराबाई चानू के साथ ही खाता खुला था। मीराबाई चानू के बारे में पूछा जाता है किस भारतीय स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था, इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड दिलाया था भारत को और प्रथम गोल्ड दिलाया था, है ना। टोटल 22 गोल्ड मिले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, उसमें से पहला जो गोल्ड है ये खाता है सोना का, तो इन्होंने मीराबाई चानू ने ही जो है खोली थी। इसके अलावा जो आपका 4 पदक और बच गए, क्योंकि 1 गोल्ड का हिसाब हो गया, 2 रजत का हो गया, 7 पदक मिले, तो 4 पदक और जो मिले ये चारों के चारों जो है आपके ब्रॉन्ज मिले हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जिसमें पीवी सिंधु का भी एक जो है कंट्रीब्यूट है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीक से हुआ था, ग्रीक यूनान, है ना। इसके अलावा आगामी ओलंपिक 2024 में होगी पेरिस के अंदर, ग्रीष्मकालीन वाली, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और जो शीतकालीन वाली होगी ये मिलान में होगी। मिलान कहाँ पे? इटली के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ग्रीष्मकालीन वाला यानी इसे मेन ओलंपिक कहा जाता है, ये आपका पेरिस के अंदर होगा। भारत में व्यक्तिगत रूप से जो स्वर्ण पदक जीतने की सिलसिला है ये आपका स्टार्ट किए थे अभिनव बिंद्रा साहब। कहां गए भैया? इधर हैं अभिनव बिंद्रा साहब कहां पर व्यक्तिगत रूप से पदक जीते थे? तो ये आपका बीजिंग ओलंपिक जो कब होती है? 2008 में होती है। यहां पर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाली राइफल शूटिंग में पहला गोल्ड जीता था और व्यक्तिगत रूप से ये गोल्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बने। इससे पहले जो है हॉकी टीम के अलावा किसी और खेल में भारत को गोल्ड नहीं मिला था, समझ गए, है ना। इसके अलावा रजत जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है व्यक्तिगत रूप से? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये मेयर थे, है ना, ये सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से जो है सिल्वर जीतने का काम किए थे। इनके अलावा प्रथम महिला जिन्होंने कोई भी पदक ओलंपिक के अंदर जीती हो तो ये आपका कर्नो मल्लेश्वरी है ना। इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक में प्रथम बार महिला होते हुए पदक जीतने का कारनामा किए थे इंडिया के लिए। इसके अलावा 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला, तो ये बना है पुसरला गोपीचंद सिंधु, पीवी सिंधु, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा पुसरला गोपीचंद नहीं है, इनके नाम थोड़ा देख लीजिएगा पीवी सिंधु का, लेकिन पी से पुसरला है ना, सुधार कर लीजिएगा इनका, पीवी सिंधु शॉर्ट में नाम याद रखिए। चलिए, इनके अलावा भारत के प्रथम स्वर्ण पदक जो प्राप्त हुए थे भारत को, ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हो रहा था, तो हॉकी के अंदर पहली बार भारत को गोल्ड का जो है स्वाद मिला था, ठीक है। और हॉकी के अंदर ही अब तक
8 बार पदक जीत चुके हैं भारत को टोटल 10 ही पदक हैं, जिसमें से 8 हॉकी में और एक आपका अभिनव बिंद्रा के द्वारा और एक आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो ये 10 गोल्ड आपके हो गए। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी जो है ये माइकल फेल्प्स हैं। इन्होंने 8 गोल्ड जो एक ओलंपिक में जीतने का कारनामा किए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के। किस खेल से संबंधित है? तैराक हैं। इनके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान के किस भाग में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व को शामिल किए गए हैं, है ना? तो ये आपका पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी को रखा गया है। भाग 2 यानी पार्ट 2 में क्या है? नागरिकता है, जो सिटीजनशिप होती है। इसके अलावा भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक कवर कर रही है? 12 से 35 तक के बीच में जो है फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वर्तमान में कितने हैं? तो 6 प्रकार के हैं। इनका जरा चर्चा करना बहुत जरूरी होता है और मैं हर बार आपको जो है संविधान का 90% रटाने का मैंने ठेका ले लिया हूं, है ना? जितने भी आर्टिकल मैं बार बार दोहरा के आपको याद करा ही दूंगा, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम की रीड है। अगर आप खाली संविधान, खाली पॉलिटी को खाली जो जान पढ़ के जाते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन इजी वे में बनेंगे जी, 3 क्वेश्चन। और 25 में 3 अगर एक टॉपिक से मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए संविधान जो है कम से कम आपको आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या है, किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है, ये सब तो जरूर आनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है। अगर आपको संविधान के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी याद होने में या फिर समझने में, तो मैंने संविधान के ऊपर एक आर्टिकल बेस्ड वीडियो बनाया आज से 6 महीने पहले। उस वीडियो को जाके आप वॉच कर सकते हैं, या फिर आज से 2 महीना पहले भी मैंने संविधान के ऊपर बनाया था, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इजी वे में सब कुछ याद हो जाएगा जी, गारंटी है ना। तो फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। वर्तमान में 6 है। जो राइट टू इक्वलिटी है ये 14 से 18 के बीच में, इसके अलग अलग मीनिंग है जी। 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, है ना। 16 में अवसरों की समानता, 17 में जो है अनटिमली छुआछूत का अंत है ना। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 जो है प्रेस मीडिया वगैरह की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार, कहीं भी टहलने का अधिकार, कहीं भी घर बनाने का अधिकार, सहकारी समिति गठन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करने का अधिकार, है ना। 20 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट है, यानी कहने का मतलब है अगर आप कोई क्राइम की हो तो आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये सब जो छूट है ये 20 में दिया गया है। 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। ये किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 22 जो है ये भी सजा आदि से रिलेशन में जो है। आर्टिकल 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक है। और 24 जो है ये मानव जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसे किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। तो 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अलावा 25 से 28 तक जो है ये रिलीजन वाली अधिकार है। 29 और 30 जो है ये माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वाला अधिकार है। आर्टिकल 31 वर्तमान में निष्क्रिय है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा के आर्टिकल 300 के कॉम में कानूनी अधिकार बना के रखा गया है ना। पहले संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करते, 44वां संविधान द्वारा हटा के दिया गया था, आप समझते ही हैं। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। 32 जो है इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। 32 के तहत एक कॉमन मैन जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपनी कोई भी मौलिक अधिकार के हनन होने पे। तो ये सब थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे। जो आप भाग 4 है, जो पार्ट 4 है, जो ये क्वेश्चन का बेस है, डीपीएसपी है, नीति तत्व है, ये आर्टिकल 36 से 51 कवर करते हैं। इसके अंदर जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 40, 44, 48, 50, 51, है ना, ये जरूर आपको याद होनी चाहिए जी, है ना। और एक 39 का ए, इतने आर्टिकल जरूर याद होनी चाहिए आपको डीपीएसपी से, है ना। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 44 में क्या है? सिविल नागरिक संहिता। 48 में क्या है? गो हत्या निषेध या फिर पर्यावरण का संरक्षण। 50 में क्या है? लोक कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 39 ए में क्या है? समान विधि एवं निःशुल्क न्याय। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, ये डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया दादा? तो ये आपका लिया गया जाए, हम सबसे मैंने जो तीनों बताए ना, तीनों बताता हूं। नागरिकता जो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। हमारे इंडिया में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। मैं बिहार का हूं तो मुझे बिहारी का कोई प्रमाण नहीं है। आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं, ऐसा ही माना जाएगा। मुझे एक ही नागरिकता प्राप्त है, भारत की। ठीक है, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका डीपीएसपी नीति तत्व है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा भाग 5 और भाग 6 से क्वेश्चन क्या आता है कि भाग 5 कहां से कहां तक आर्टिकल कवर करता है और भाग 6 कहां से कहां तक कवर करता है। तो भैया 36 से 51 पे आपने पार्ट 4 को ब्रेक किया था, याद करने के तरीके हैं। तो 5 जो स्टार्ट होगा ये 52 से स्टार्ट होगा और ये 52 से 151 तक है। ठीक है ना, 52 से 151 तक है। और जो भाग 6 है, पार्ट 6 है, 152 से
237 तक है, ठीक है। तो 237 तक का आर्टिकल तो पार्ट 6 तक आप समेट दिए जी, तो याद इसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या आपको अंदाजा लगेगा कि देखिए भाग 5 में है द यूनियन, तो जो संघ से संबंधित चीजें, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महान्यवादी हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, संसद हो गया, ये सभी के सभी भाग 5 में आ जाएगा। अब भाग 5 में आएगा तो हमें आर्टिकल 52 से 151 के बीच में रखना है, तो ऑप्शन छांटने में बड़ा मदद होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे, है ना। भाग 6 में ये बताया 152 से 237, तो भाग 6 में क्या है, स्टेट्स है, मतलब राज्य है, तो इसमें राज्य के राज्यपाल आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएंगे, है ना, एडवोकेट जनरल आ जाएंगे, राज्य में जो हाई कोर्ट में जजेस वगैरह हैं, इनकी नियुक्ति के प्रावधान वगैरह हैं, ये सब आ जाएंगे, विधानसभा आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा, ये सभी के सभी जो है इस आर्टिकल के बीच में आ जाएगा 152 से 237 तक। और याद करने की और सुगम तरीका बताऊं, देखिए देश की सबसे पहला प्रधान व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो 52 में जो है क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित चर्चा है कि नहीं है, इसीलिए जो है यूनियन में सबसे पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का पहला आर्टिकल जो है अलॉटमेंट है 52। उसी प्रकार से राज्य में प्रथम व्यक्ति कौन होगा, राज्यपाल, इसीलिए 152 जो है 153 में, एक्चुअली 153 में जो है राज्यपाल की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहां से जो है आपको ध्यान रखना है, मोटे मोटे तौर पे सब कुछ जो है याद हो जाएगा अगर संविधान के बारे में आर्टिकल और भाग को रिलेट कर पाते हैं तो, है ना। अब देखिए संविधान में कितने भाग है वर्तमान में, तो वर्तमान में दादा 22 भाग हैं, और ये कितने पार्ट में जो है फैले हुए हैं, तो 25 में फैले। और फैलाव क्या होती है, देखिए जब मौलिक कर्तव्य हम बनाए तो मुझे एक पार्ट की आवश्यकता पड़ी, तो 4 में तो डीपीएसपी पहले से जो है अलॉटमेंट था, तो मुझे एक पार्ट की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने क्या करा, ये 4 का एक क्रिएट कर लिया हमने, और इसी में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को रख लिया, तो इस प्रकार से एक बढ़ा, है ना। इसी प्रकार से कई और बढ़े, जैसे 9 का ए बढ़े, 9 में जो है भाग 9 में भाग IX लिखा जाएगा 9 को, है ना। 9 में जो है ये आपका ग्राम पंचायत है जी, ग्राम पंचायत। मुझे जो है नगर पालिका की भी जरूरत पड़ी, तो मैंने 9 का जो है एक क्रिएट कर लिया और इसमें नगर पालिका को रख लिया, तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 25 हो गए, यानी 3 बार बढ़ा है। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे, देखिए बता रखे हैं, गुरु विपिन सिंह, है ना, ये मणिपुरी के गुरु हैं, गुरु विपिन सिंह। तो गुरु विपिन सिंह का संबंध जो है ये मणिपुरी संबंधित है। वैसे मैंने आपको जो है क्लासिकल डांस का क्लू बता रखा है कि अगर आपको एग्जाम में दिखे और अगर आपको पता नहीं हो कि फला आदमी किससे संबंधित है, फिर भी आपकी आंसर सही होने की 90% चांस है मेरे क्लू के द्वारा। कैसे भैया, जैसे मैंने बता रखा है कि अगर आपका रेड्डी फैमिली लगा रहे और समझ में नहीं आए तो लगा देना क्या, कुचिपुड़ी, क्या लगा देना, कुचिपुड़ी लगा देना। अगर मैंने आपसे कहा है कि सिंह सरनेम लगा रहे, सिंह, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको मणिपुरी लगा देना है। देखिए मैं कितना सिंह बोलता हूं इसके ऊपर, देखिए मणिपुरी में नल कुमार सिंह, आतंब सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, ये सभी के सभी जो है सिंह वाला ये मणिपुरी से हैं। मणिपुरी का मैंने एक झावेरी बहन, झावेरी में 4 झावेरी है, दर्शना, नैना, सुवर्णा, इस प्रकार से, तो ये झावेरी बहन और सिंह सरनेम ये दोनों आपके मणिपुरी नृत्य से जाएंगे। रेड्डी सरनेम कुचिपुड़ी के साथ जाएंगे। जो महराज सरनेम है, जो महराज सरनेम है, ये महराज सरनेम कथक के साथ जाएंगे या फिर तबला वादक के साथ जाएंगे जनरली, है ना, जनरली। अब इक्का दुक्का अपवाद पूरे संसारे में है, तो ये वाला चीज आपको तब काम आएगा जब आप कंफर्म ना हो कि भाई यही के यही है, ठीक है। ये तुक्का मारने के समय में काम आएगा, राइट। अगर आपको याद है तब तो भाई सोने पे सुहागा है भाई, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या 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 चीज बता दिया, हाँ चलिए और जो याद आएगा अभी बताऊंगा, है ना। जो मणिपुरी के और कैरेक्टर है, दर्शना, नैना, सुवर्णा, झावेरी, ये सभी के सभी मणिपुरी के कैरेक्टर झावेरी बहने। इसके अलावा चारू माथुर और सिंह सरनेम बता ही दिया था, कलावती देवी, बिंबावती देवी। देखिए एक सितारा देवी है, देवियों में जो है एक सितारा देवी है, इनमें कंफ्यूजन रहता है। सितारा देवी जो है ये कथक के हैं और कथक उत्तर भारत का नृत्य है, और जो बिंबावती देवी है, जो कलावती देवी है और जो चारू माथुर है, ये तीनों के तीनों जो लेडीज हैं, है ना, ये आपके कहाँ के हैं, मणिपुरी से संबंधित हैं, और सिंह सरनेम और झावेरी बहन भी, ठीक है। सितारा देवी कहाँ चली गई, कथक के पास, ठीक है। अमली सिंह भी मणिपुरी से, इसलिए मैंने सिंह सरनेम में जो बता दिया कि मणिपुरी से होगा। सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, ये सब जो है कथक के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, इन्होंने जो है दर्पण स्टूडियो बनवाया था, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी के सभी जो है आपके किससे संबंधित है जी, भरतनाट्यम से। इसके अलावा संयुक्ता पन्नीगिरी, सोनल मानसिंह, है ना, ये जो है गुरु केलू चरण महापात्रा लिखना चाह रहा था मैं, केलू चरण महापात्रा, माधवी मुदगल, इंद्रानी रहमान, सुजाता महापात्रा, किरण सहगल, ये सभी के सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। देखिए मैंने बताया था, याद आएगा तो बताऊंगा। तो महापात्रा सरनेम जो है, महापात्रा, ये आपका चला जाता है ओडिसी के साथ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सुजाता महापात्रा, है ना, गुरु केलूचरण महापात्रा और भी महापात्रा, तो ये सभी के सभी चले जाएंगे आपका ओडिशा के साथ, ठीक है। इसके अलावा
जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था कॉमन, देखिए ये जो कॉमन प्रश्न है, अभी अभी कॉमन प्रश्न का दौर चल रहा है, आगे जो करंट अफेयर के प्रश्न है, इंग्लिश के प्रश्न है, वो आगे आएंगे। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य के लिंगानुपात सबसे कम है? भैया हरियाणा ऑप्शन में था, राज्य पूछ रखा था, बहुत अच्छा, हरियाणा हो जाएगा। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश की है, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात दमन एवं दीव का है। ये कितना है भाई? 618 है ना। इसके अलावा सबसे अधिक जो केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात है, ये पुदुचेरी का है। पुदुचेरी, पुदुचेरी है ना, तो यहां भी ध्यान रखेंगे, पुदुचेरी का सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे कम दमन एवं दीव का है ना। और ऐसे ओवरऑल राज्य में सबसे कम हरियाणा का और सबसे अधिक केरला का। देखिए जनगणना 2011 से मैंने सीट चेंज कर दिया है, क्योंकि उस किताब में एग्जैक्ट जो है टैप नहीं था, एक बच्चे के कॉमेंट पे, ठीक है। तो जिनको भी मतलब एग्जाम देना है, ये डाटा जरूर ध्यान रखें जनगणना वाला। जनगणना 2011 में फर्टिलिटी रेट जो थे ये 2.2 थे। जनगणना तो कितने थे? 382। डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात 943। दशकीय वृद्धि ये थे आपका 17.64। जनगणना कितने चरण में हुई थी? तो 2 चरण में हुई थी, है ना। ये जो पिछली जनगणना 2011 हुई थी, कितने नंबर की थी? 15वें नंबर की। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1972 में। इसके समय जो अंग्रेज थे, पूछा जाता है मेयो। 1981 से लगातार जनगणना हो रही इंडिया के अंदर, रिपन। आजादी के बाद प्रथम जनगणना हुई थी 1951। अंतिम जनगणना हुई है 2011। जनगणना अंडर प्रोसेस है 2021। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या ये आपका उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम सिक्किम का है ना। सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है ये महाराष्ट्र का है, सबसे कम शहरी जनसंख्या जो है ये सिक्किम का है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम का है। तो सिक्किम तीनों फॉर्म में अपना स्थान रखता है, ओवरऑल सबसे कम अर्बन, सबसे कम रूरल। तो इन तीनों का आंसर सिक्किम ही है। इसके अलावा परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या ये आपका छोटकू गोवा के अंदर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात है ना, सबसे अधिक साक्षरता, सेक्स रेशियो, और जो आपका क्या बोलते हैं इसको, लिटरेसी रेट, ये दोनों हाईएस्ट वाला कौन है? केरला। सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो, सबसे कम लिटरेसी रेट जो बिहार है, और सबसे कम लिंगानुपात जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये हरियाणा का है। इसके अलावा एमएन का संकेत पूछा गया था। एमएन का संकेत होता है मैगजीन, मैग्नीज, मैग्नीज, मैगजीन कहेंगे तो फिर पढ़ने वाला हो जाएगा। मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज का उत्पादन इंडिया में कहां पर होता है? उड़ीसा वगैरह में होता है, ठीक है। तो मैग्नीज होता है इसका संकेत। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 25। ये किस प्रकार के धातु है? संक्रमणीय धातु या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। संक्रमणीय धातु और डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो समूह 3 से लेकर 12 तक के बीच में जो भी एलिमेंट्स उपस्थित हैं इसे संक्रमणीय धातु या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, राइट। इसके अलावा टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू होता है, टी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, इसे वीवीआई कर लेंगे, है ना। टंगस्टन की संकेत डब्ल्यू होती है, परमाणु क्रमांक 74 होती है। राजस्थान में जो एक देगाना जगह है यहाँ पे टंगस्टन मिलता है। टंगस्टन का गलनांक जो है ये आपका जो है 3500 डिग्री सी से भी अधिक होती है, इसीलिए बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और नाइक्रोम का तार आयरन के जो है क्वाइल में किया जाता है या फिर हीटर के क्वाइल में किया जाता है। तो ये बात अलग अलग ध्यान रखेंगे। टंगस्टन सिर्फ बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी गलनांक काफी हाई होती है, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करेगा, जुड़ जाएगा। तो एक बल्ब हमको 10 दिन में बल्ब चेंज करना पड़ेगा, भर दिन में 10 को, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, आर्थिक लॉस होगी। टाइटेनियम का संकेत क्या है भाई? टीआई हो, परमाणु क्रमांक 22 हो, है ना। आरबी को क्या कहते हैं? रूबिडियम। रूबिडियम का संकेत है आरबी, ये परमाणु क्रमांक कितने? 37। सोना बहुत महंगा है ना। सोना बाबू वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना, है ना। तो सोना का संकेत कितना क्या होता है? एयू। एयू को औरम बोलते हैं लैटिन भाषा में, इसके परमाणु क्रमांक जो है 79 होते हैं। और सोना के बारे में मैं बता चुका हूं भैया कि सोना यूं ही महंगा नहीं है, ये हमेशा जो है प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है, यानी जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है हमेशा, यानी ये जो है ओर के रूप में नहीं पाया जाता है। अब समझ गए होंगे कि प्योर किसे कहते हैं और इम्प्योर किसे कहते हैं, है ना। ये ओर मतलब अयस्क होता है भाई, अयस्क। जैसे आप मान लीजिए जैसे कोई भी चीज ओर के रूप में, जैसे लोहा वगैरह डायरेक्ट शुद्ध ही नहीं मिलता कि कहीं जाओ और 5 किलो लोहा उठा लो, उसे प्रोसेस करना पड़ता है, ओर से रिफाइन करना पड़ता है। जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का अयस्क ऐसे ला के जो है फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं, तब शुद्ध लोहा प्राप्त होती है। लेकिन सोना का ऐसा नहीं है, जहां मिलेगा ना पीला एकदम चमचमाते शुद्ध मिलेगा, है ना। इसके अलावा चांदी भी शुद्ध मिलती है, सोना और चांदी भी। चांदी को भी ध्यान रखिएगा, चांदी का एजी होता है जी, एजी अर्जेंटम बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक आपका अंग्रेजी में इरेलेवेंट का एंटो आया था। इरेलेवेंट मतलब असंगत होता है जी, असंगत, जो फिट ना हो, है ना, जो फिट ना हो, असंगत, असंगत, है ना। एक इसके लिए फ्रेज भी है कि भाई
जो स्क्वायर वाला जगह है उसमें आप राउंड शेप का कोई चीज डाल रहे हो, इस प्रकार का जो एक फेज बना है, तो ये भी असंगत हो जाएगा। आपका ये वाला जो डब्बा है स्क्वायर वाला है ना, सॉरी गोल वाला कोई चीज है और आप स्क्वायर वाला जो है कोई चीज डाल रहे हो, इस प्रकार का एक फ्रेज भी है अंग्रेजी के अंदर, है ना, तो इसका आंसर भी असंगति होता है ना। तो इरेलेवेंट है ना, इरेलेवेंट का उल्टा पूछा गया था तो रिलेवेंट हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, लॉजिकल तार्किक हो जाएगा, फिट हो जाएगा, जो फिट बैठता है, एप्रोप्रिएट मतलब सटीक हो जाएगा। तो ये सब जो है इनके एंटोनियम में आ सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 51 का ए पूछा गया था, 51 का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। ये किस समिति के अनुशंसा पे? तो स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पे। शुरू में जो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे तो कितने प्रकार के जोड़े गए थे? 10 प्रकार के जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 प्रकार के जोड़े गए हैं। मैंने अभी अभी कहा कि 51 के ए के साथ साथ भाग 4 ए में भी वर्णित है ये, है ना। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे लिखा भी है भाग 4 के ए में है, राइट, और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द भी जोड़े गए थे जो आपको ध्यान रखना है। ये थे आपका अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी। तो ये तीनों शब्द से भी क्वेश्चन कई दफा देखे गए एग्जाम के अंदर। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसमें संसद के कार्यकाल को बढ़ावा दे दिया गया, शिक्षा को संवर्ती सूची में लाई गई, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलते हैं आगे, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना किसने की थी? राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना शिव दयाल ने किया था। आनंदवन, बाबा आमटे। इसके अलावा अब देखिए, मैं अपने मन से आज इस एरो, एक ही एरो में जो है जितना मेरे मुंह में आते गए मैं सब यहाँ पे लिखता गया, आपको भी थोड़ा सा सुन लेना है। MTS नहीं, लॉन्ग टर्म वाली एक्स्ट्रा फैक्ट है ना जी। ये तो हमारा जो है बीमा टाइप से आप पढ़ रहे हो हमारे से, कि एक बार पढ़िए और लंबे समय तक जो है इसका आपका रिन्यू जनरेट होकर मिलता रहेगा एग्जाम के अंदर। फायदे है ना, पैसे नहीं मिलेंगे भाई, फायदे मिलेंगे, है ना। तो ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, इनसे जुड़े रहे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, है ना। देव समाज शिवनानोत्री, है ना। वेद समाज ध्रुव नायडू। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभिनव भारत 1904 BD सावरकर, इंडिया हाउस 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन, गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 सैन फ्रांसिस्को, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास 1923, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सन्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हसरा की बात हो रही है, हसरा भगत सिंह, नौजवान सभा भगत सिंह, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज राज बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस भी हो सकता है आजाद हिंद फौज में, कैप्टन मोहन सिंह। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टोफर्ड क्रिप्स। तो इन सभी चीजों को जरा ध्यान रखेंगे, जैसे मैं फ्लो में बोल पा रहा हूं आपको भी बोलना होगा, है ना। चलते आगे, बोलने की कोशिश तो कीजिए, सब हो जाएगा। इन द निक टाइम ऑफ, इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, इन द निक टाइम। तो इन द निक टाइम क्या होता है? उचित समय पे आ जाना। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन आ रही है, अभी इसमें 3 मिनट ही देरी है और आपका जो रास्ता है वो भी एकदम 3 मिनट की है, आप कट टू कट पहुंच रहे हो। आप जैसे ही पहुंचे ट्रेन ने हॉर्न दे दिया तो आप अंदर जाके क्या बोलते हो? अरे अच्छा हुआ एकदम समय पे पहुंच गए, है ना। तो ये क्या हो गया? इन द निक टाइम, उचित समय पे आ गए, नहीं तो लफड़ा हो जाता, ठीक है। तो इसे उचित समय पे होता है इन द निक टाइम। जो भी सेंस देता होगा इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया कप महिला 2022 के विजेता कौन है? तो ये भारत है। किसे रौंदा है? तो श्रीलंका को, और श्रीलंका को हराते हुए भारत जो है ये 7वीं बार, महिला टीम वाला 7वीं बार चैंपियन बनी है। श्रीलंका बनी है रनर अप, ठीक है। एशिया कप 2022 पुरुष वाला भी हुआ था, तो इसमें जो है ये दोनों क्रिकेट से संबंधित है भैया, बल्ला और बैट के खेल, बैट तो बल्ले को ही बोलते हैं, बॉल और बैट का खेल है भाई, है ना। तो एशिया कप 2022 पुरुष वाला जो है ये श्रीलंका जीत लिया था। जो रनर अप है महिला वाले में वो जीता है पुरुष वाला, और किसको हराया था? तो पाकिस्तान को, है ना। इसके अलावा ICC अंडर 90 वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला, यहाँ महिला लिखा है, विमेन लिखा है, कि विजेता भारत है, उपविजेता इंग्लैंड है, और कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। इसके अलावा ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 वुमेन, यहाँ पे भी वुमेन लिखना पड़ेगा, ये भी मैं महिला वाले का बात कर रहा हूं। तो महिला वाला का विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता साउथ अफ्रीका है, और ये भी खेल साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। देखिए ICC अंडर 90 पुरुष वाला वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, वह वेस्ट इंडीज में हुआ था, और इसके विजेता भी इंडिया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। यश धूल वाला
इसके अलावा आईपीएल 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है, 22 वाला विजेता गुजरात टाइटंस है। जो 22 वाला विजेता था ये 23 में उप विजेता बने हैं। फीफा 2022 के विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता जो है फ्रांस है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंदौर घराने के संस्थापक आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर ने इंदौर घराना। अगर आपको याद हो, मैं उस्ताद राशिद खान वाला गाना गा के भी सुनाया था कि आओगे जब तुम वो साजना, है ना, अंगना फूल खिलेगी। उस दिन मैं सारे घराने की बात अपने प्रैक्टिस सेट में कर लिया था। देखिए जीडी में काम नहीं आया, यहां तो काम आ गया। एमटीएस में फर्स्ट फेज में काम नहीं आया, सॉरी, तो यहां तो काम आया, तो काम आएगा जरूर। इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद आमिर खान। अगर आपको याद हो, जो हलचल पिक्चर है परेश रावल, उसमें आमिर खान की बात करते हैं तो परेश रावल समझता है कि बड़का आमिर खान, और ये छोटे आमिर खान जो अभी है ना, जो सत्यमेव जयते चलाते हैं, उनकी बात कर रहा होता है ना। तो वहां से भी जो है इस चीज को याद रखा जा सकता है। पूर्वी मुखर्जी, शंकर लाल मिश्रा, ये सब भी आमिर खान के शिष्य हैं। इसके अलावा बनारस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित राम सहाय। बनारस घराने में जो जनरली जो कलाकार होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? तो तबला वादन से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान का संबंध जो है किराना घराना से है। किराना घराने के फेमस गायक जो हैं ये आपका पंडित भीमसेन जोशी है, पंडित भीमसेन जोशी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, 2008 में भारत रत्न मिला था। इसके अलावा लखनऊ घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद बख्शू खान। कौन है? उस्ताद बख्शू खान। लखनऊ घराने में जो है कथक नृत्य से ज्यादा संबंधित होते हैं, जैसे पंडित बिरजू महाराज वगैरह। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कोई बच्चे बोल रहे हैं इसके ईस्वी पूछा गया था, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि ये कब किया, किसने किया था। तो फिलहाल किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन के रचयिता भी हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रथम भारतीय जिन्हें एशियाई प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियाई, ठीक है, ये भारत में ही नहीं एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि राइट के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, इनके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? कल ही बताया था फनी लैंग्वेज में, वो भी है ना। तो ये आपका 27 दिन 4 घंटे, कहीं कहीं 27 दिन 6 घंटे, कहीं कहीं 27 दिन 8 घंटे, कहीं कहीं डायरेक्ट 28 दिन। तो इन तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म में से लिखा होता है, डिपेंड करता है कि सबसे सटीक कौन बैठ रहा है ऑप्शन के अंदर। तो 28 दिन भी हो सकता है, 27.6 घंटे भी हो सकते हैं, 29 दिन नहीं होगा और 30 दिन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से 27 और 28 के बीच में। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा जो है यहाँ पे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर स्थित है। चंद्रमा के अध्ययन को, जो स्टडी ऑफ मून है, इसे हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। और रिलेटेड टू मून, देखिए स्टडी ऑफ मून और रिलेटेड टू मून में फर्क है ना। स्टडी ऑफ मून और रिलेटेड टू मून में फर्क है। रिलेटेड टू मून को हम लूनर कहते हैं, जिस प्रकार से रिलेटेड टू सन इसे हम सोलर कहते हैं। रिलेटेड टू सन को हम क्या कहते हैं? सोलर कहते हैं। उसी प्रकार से रिलेटेड टू मून को लूनर कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। देखिए दादा, एसएससी की तैयारी हमने भी की है, बहुत सारे एग्जाम भी दिए और पास भी किए, तो हमें भी इंग्लिश में जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेज अभी भी करीब बहुत बहुत याद है। अब तो बहुत पुराने हो गए, अब तो पढ़ते ही नहीं है इंग्लिश, है ना, फिर भी ठीक ठाक है ना। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। रिलेटेड टू मून इज कॉल्ड लूनर, रिलेटेड टू सन इज कॉल्ड सोलर, है ना। इसके अलावा चंद्रमा का अध्ययन जो है ये है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा से संबंधित भारतीय मिशन चंद्रयान फर्स्ट 2008 में और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, और ये दोनों किसकी पहल है? इसरो की। कल आपसे पूछा गया था इसरो के चेयरमैन कौन है? तो सोमनाथ है, एस सोमनाथ, है ना। किसका स्थान लिए हैं? तो के सिवन का। के सिवन को क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा का एक महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान 2023 में ही आने वाला था, लेकिन अब इसमें डिले हो रही है, जो मानव रहित परियोजना होगी। अब तक जितने भी परियोजना चंद्रमा पे जो किए हैं इसरो के द्वारा, ये सभी मानव रहित थी, सॉरी। अब ये गगनयान जो है ये मानव सहित होगी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पे पहली बार पहुंचने का काम नासा के द्वारा भेजा गया नील आर्मस्ट्रांग था। 1969 में अपोलो 2 के द्वारा जो है चंद्रमा पे पहुंचा था। दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन था। ठीक है, चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे। 1969 से बहुत सारे चीज को आप रिलेट कर सकते हैं। इसरो की अभी मैंने जो जिक्र किया ना, ये भी 1969 में ही स्थापना हुए थे इसरो का। इसके अलावा 1969 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंडिया के अंदर।
1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये सभी के सभी जो है आप 1969 से रिलेट कर सकते हैं। बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ग्रहों का क्रम क्या है, छोटकू कैसे बड़कू, और क्या क्रम है सूर्य के पास बैठने के लिहाज से, ये मैं अब 3-4 बार समझा चुका हूं, है ना। तो टाइम किल नहीं करना है। चलते हैं आगे। ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? तो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड सन, है ना। अगर इसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों का दे रखा है तो बेस्ट ऑप्शन वही होगा, क्योंकि इसके जो है अलग अलग स्वभाव में आंसर बदल जाते हैं लैंग्वेज बदलने से, है ना। कि ज्वार भाटा का कारण क्या है? ज्वार भाटा फिक्स होते हैं, 24 घंटे में 2 बार ज्वार 2 बार भाटे आते हैं। उसके टाइम अंतराल भी फिक्स है, 12 घंटा 26 मिनट के बाद जो है रिपीटिशन होती है। तो अगर ज्वार आया है तो अगला क्या आएगा? भाटा आएगा। तो 12 घंटा 26 को आधा से भाग कर दीजिए, 6 घंटा 13 मिनट के बाद जो है ज्वार के बाद भाटा आता है, फिर ज्वार आता है, फिर भाटा आता है, ठीक है। तो ये जो है सूर्य और आपका पृथ्वी, इन दोनों के अट्रैक्शन तो होते ही होते हैं। अलग अलग ऑप्शन में अगर तीनों के अट्रैक्शन है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, या फिर तीनों के कारण है, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन चूज करना होगा। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी आपसे पूछा गया है। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए, कुछ वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये भी गांव घर के क्षेत्र में देखा जाता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में आए उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होते हैं, चक्रीय बेरोजगारी, या फिर जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। इसके संरचनात्मक बेरोजगारी भी इसे कहते हैं भैया, ठीक है। इसके अलावा क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाना, या फिर 10 आदमी की काम है और इसी काम में 100 आदमी लगे हुए हैं क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी इसके कारण उत्पन्न होती है, जिसको आदमी को लगता है कि मैं रोजगार फुल हूं, लेकिन उनको वास्तविक में वो बेरोजगार हो रहा होता है। क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया, एग्जांपल दिया था कि कोई आदमी 5 पन्ना डेली जो है पेपर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनसे 1 पेज ही करवाया जा रहा है और 10 रुपया दिया जा रहा है। अगर उनके पास 5 की क्षमता है तो 50 कमा सकता है, लेकिन इसके पास ना तो ऑप्शन होता है और ना ही काम छोड़ सकता है। तो ये लगे भी रहते हैं काम में और इनडायरेक्टली जो है ये बेरोजगार भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न मतलब लेटेंट होता है, गौण होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रच्छन्न लिख लीजिएगा, है ना। तो प्रच्छन्न, यहाँ प्रश्न लिखा गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण भैया? तो अवसादी चट्टान के उदाहरण है। देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है चमचमाता हुआ, ये फिगर के साथ ही मैंने आपको सारा चट्टान को जो है रिवीजन करवा दिया था अपने प्रैक्टिस सेट में। आगे का काम आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका अवसादी चट्टान नीचे में है, फिलहाल आप इग्नियस रॉक को देखिए, जैसे बेसाल्ट, प्यूमाइस, ओसिडियन, रेहोलाइट। मैंने ये भी बताया था कि इसमें से सब नहीं पूछा जाता है। एक तो बेसाल्ट चट्टान पूछा जाता है, ग्रेनाइट पूछा जाता है, ग्रेवो पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है जी। ये तीनों ही पूछे जाते हैं बार बार, पता नहीं इन सबको क्यों नहीं पूछता। हाँ, ज्यादा हार्ड हो जाएगा ना, है ना। ये इग्नियस रॉक है। मेटामॉर्फिक चट्टान, एक तो आपका मार्बल, है ना, संगमरमर वगैरह, है ना, ये सब आपका पूछा जाता है। क्वार्टाइज, है ना, क्वार्टाइज। इसके अलावा और क्या है कि जो पूछा जाता है? एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अलावा नहीं, यही 2-3 को पूछा जाता है, ठीक है। एगो स्लेट पूछा जाता है, स्लेट। देखिए, कोई भी बात मैं हवा में नहीं बोलता हूँ, कैसे मन में आया कि पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है। ये सब जो है देख के और खुद फील करके, खुद वो लाइफ जी के तब आपको बता रहा हूँ दोस्त, है ना। तो मार्बल, है ना, ये आपका क्वार्टाइज और ये आपका स्लेट, ये आपका पूछा जाता है मेटामॉर्फिक से। और संगमरमर का जो है सूत्र पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है डायरेक्टली, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अवसादी चट्टान, अवसादी में मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो है पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। एक पेट्रोलियम पदार्थ जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। तो इसमें आपका चूना पत्थर जैसे सैंडस्टोन यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसके अलावा जो आपका सेल है ये भी आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, बाद में ये दोनों ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका कंट्रीब्यूट का स्पेलिंग मिस्टेक पूछा गया था। तो भैया कंट्रीब्यूट का CONTRIBUT, कंट्रीब्यूट मतलब होता है अपनी अपनी हिस्सा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कंट्रीब्यूट मतलब अपनी अपनी हिस्सा। जैसे 100 रुपया चंदा इकट्ठा करना है, 4 आदमी का कंट्रीब्यूशन से 100 रुपया होगा तो 25-25 पड़ेगा, 25 रुपया कंट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे शायद पूछा गया है, शायद ये पूछा गया है कि 1917 में किस भारतीय नृत्यांगना को कोई पुरस्कार मिला है? आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या था, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। और पहली बार विजिट करें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।